नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में शुरू हो गई है। गाजियाबाद में बहन प्रियंका गांधी साथ दिखी, लेकिन दूसरे दल के बड़े नेता दूर रहे। हालांकि मायावती और अखिलेश ने यात्रा पर सहमति तो जताई, लेकिन आए नहीं। कुल मिलाकर मायावती और अखिलेश के कदम को कह सकते हैं हां भी है और ना भी है। अब ऐसा क्यों है, ये आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी को सुनिए, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा। एक देशवासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा, नीचे करवाओ, क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है, भैया वो प्रेम, नीचे करिएगा, आपको फोन आ रहा है। भावना की जो भावना है, उसी भावना ने इस देश का नींव डाला है। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी को तो आपने सुन लिया, लेकिन अखिलेश, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का हाथ थामा था, वो यात्रा से दूर है। भले ही लिखित तौर पर सहमति जताई हो, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यानी सहमति दी, लेकिन आए नहीं। अब बताते हैं, बात 2007 का वक्त था, जब मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत का आंकड़ा अकेले दम पर पार किया था। लेकिन उसके बाद से मायावती यूपी की सत्ता से दूर है। मायावती भी राहुल की यात्रा में शामिल नहीं है, लेकिन ट्वीट किया उन्होंने। क्या लिखा? भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। यानी सहमति है, लेकिन आया कोई नहीं। क्यों नहीं आया, ये हम बाद में बात करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आज देश का सवाल क्या है। यूपी में राहुल को साथ क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं? अखिलेश और मायावती पर निगाहें थी। सूबे का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, केंद्र था और विपक्ष के नेता थे अखिलेश और मायावती, वो दोनों नहीं आए। मायावती अखिलेश ने सहमति जताई, लेकिन आए क्यों नहीं? यूपी में कांग्रेस का भविष्य क्या है? क्या 24 में विपक्ष का चेहरा बनेंगे राहुल गांधी? क्या विश्वास होगा? और क्या भारत जोड़ो के साथ साथ विपक्ष को भी जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? इसी के इर्द गिर्द आज देश का सवाल और बहस। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हमारे साथ हैं। महेश आर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, और किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना की ओर से। शुरुआत अभय दुबे जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आवाज मिली अभय जी आपको? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, प्रियंका जी को भी हमने सुना। पहले जो स्वर थे, अखिलेश यादव ने कंपेयर भी किया था कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसी है। 80 लोकसभा सीटें हैं, विपक्ष के दो बड़े चेहरे मायावती और अखिलेश यादव हैं। अगर ये यात्रा में आते तो एक छवि बनती कि हां, विपक्ष एकजुट है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। लेकिन आए नहीं। चलिए, सहमति जलाई, आते तो बेहतर होता। अभय जी, देखिए, सैद्धांतिक सद्भावना जताने के लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रांतों के स्तर पर जो राजनीति हमारी है, वो हो सकता है कि कुछ हद तक दूसरे दलों को इसके लिए उनका अपना राज्यों के स्तर का विषय हो, मगर व्यापक रूप से जब हमारे केंद्र का चुनाव होगा, तब सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टीज को, जो समान विचारधारा वाले दल हैं, उनको साथ। और ये हमेशा से राहुल गांधी जी कहते रहे कि जो जहां मजबूत हो, पूरी दृढ़ता के साथ इस सरकार के खिलाफ लड़े, क्योंकि ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं को लगातार समाप्त करने की कोशिश कर रही है, प्रजातंत्र के अस्तित्व पर खतरा है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, मुट्ठी भर धन्ना सेठों की सरकार सीमित होकर रह गई है। जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, तो हो सकता है कि अभय या कांग्रेस पार्टी के नेता ये इच्छा व्यक्त करते हो कि राहुल गांधी जी चेहरा होना चाहिए, मगर राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी का विचार ये है कि नेतृत्व जो करेगा इस देश में, वो करेगा 15 करोड़ किसान परिवार
जिनकी आमदनी प्रधानमंत्री जी ने कहा था दोगुनी कर दूंगा और 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। वो 12 करोड़ युवा जिनके रोजगार के अवसर छीन लिए गए, वो 84% जनता जिनकी आमदनी घट गई है, वो करोड़ों करोड़ महिलाएं जिनको महंगाई की आग में इस सरकार ने झोंक दिया है, वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग जो काम की दरकार जिनको है और सरकार काम के उचित अवसर उपलब्ध नहीं करा रही, तो देश बनाम भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव आगे। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या होता है? अबे जाऊंगा इसके बाद आपके पास। महेश आर्या जी समाजवादी पार्टी की तरफ से। महेश जी, चिट्ठी तो आ गई लेकिन अखिलेश जी खुद नहीं आए, तो विपक्षी एकता जो है वो कैसे दिखाई पड़ेगी कि साहब विपक्ष एकजुट है 24 के लिए? अलायंसेस पहले भी हो चुके हैं, आपके बहन जी के, आपके राहुल गांधी के, लेकिन बहुत कुछ मिला नहीं उससे। तो क्या इसीलिए अखिलेश ने दूरी बनाई इस यात्रा से? और चुनाव के बाद जब दोनों साथ लड़े थे तो कहा गया था कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ था। कांग्रेस ने कहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी सपा की वो हमको ले डूबी। देखिए रजत भाई, ये अभी जो है अभी चुनाव काफी दूर है और राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे देश से जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो इन्होंने जो वादे किए वो पूरा जनता ठगा सा महसूस कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे पूरे देश की जनता हो, इन्होंने कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। करोड़ों की संख्या में अब तक जो है 8 साल से ज्यादा सरकार हो गई है, तो अगर 2 करोड़ एक साल के हिसाब से करीब 16 करोड़ तो कम से कम नौकरियां बनती थी वाजिब, जो बेरोजगारों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज बेरोजगार जो पकौड़े तलने को मजबूर हो रहा है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद। शिक्षा की व्यवस्था को उतना खराब कर दिया, इतनी महंगी कर दिया है कि गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा, क्योंकि तो हमारा समर्थन, पूरी बात आने दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में यूपी में विपक्ष एकजुट नहीं होता है, इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। लेकिन क्या आपको लगता है अखिलेश जी आते यात्रा में चलते या नहीं भी आ पाते तो एक प्रतिनिधि मंडल आ जाता, स्वागत कर देता जब यूपी में एंटर हो रहा है, या 5 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आ सकते थे, भाई धर्मेंद्र यादव थे, जितने लोग थे वो आ सकते थे और साथ चल सकते थे। हमने देखा कि जब महाराष्ट्र में थे आदित्य ठाकरे जी आए, सुप्रिया सुले, स्टालिन, आज दुल्ला साहब पूर्व रॉ चीफ वो भी साथ में थे। तो अगर आते तो आपको लगता है कि एकजुटता जो विपक्ष की होती वो एक साथ दिखती? देखिए रजत जी, राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ने पहले दिन से वन डे से ये कहा है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये पूरे देश की भावनाओं से जुड़ी हुई यात्रा है। और जब हमारे नेता ने उनको पत्र लिख करके अपना समर्थन दिया है तो भावनाओं को प्रकट कर दिया है, उनकी सफलता के लिए भी कामना भी कर दी है। तो हमारे अगर लीडर है, चूंकि पहले से प्रोग्राम सभी पार्टियों के, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले से कार्यक्रम तय लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति की किसी तरह की नहीं है। और राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़े, उनको शुभकामनाएं हमारी पार्टी की और हमारे नेता की ओर से। किशोर जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी को हमने देखा आज वो यात्रा में शामिल हुई थी, लेकिन बात वो आती क्योंकि आप लोग भी अभी महाविकास अघाड़ी है और प्रियंका चतुर्वेदी जी को हमने देखा वो भी चली, आदित्य ठाकरे जी महाराष्ट्र में चले थे, तो यूपी को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज 2 बड़े विपक्ष के नेता या उनकी तरफ से कोई नहीं आया, सहमति आई, चिट्ठी आई, ट्वीट आया, लेकिन नेता नहीं आया। किशोर तिवारी जी। किशोर जी आवाज मिली आपको? ठीक है, आता हूं मैं। ब्रिजमोहन जी, सेम सवाल आपसे। एनसीपी की तरफ से हमने देखा था सुप्रिया जी चली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर जो विपक्षी एकता दिखनी चाहिए थी वो फिलहाल अभी तक नहीं दिखी, अभी है 2 दिन और। देखिए रजत जी, बात यह है कि अभी इस विषय पर चर्चा करना बहुत शायद जल्दी हो गया है, इसलिए कि अभी ये जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा है, जिसे आदरणीय राहुल गांधी जी एक टी-शर्ट पहनकर पूरा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया है। और ये अभी राजनीतिक यात्रा नहीं है, कोई चुनाव के लिए अभी कोई ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है। और इसमें जो भी लोग समर्थन देना चाहते हैं उसका उन्होंने विनम्रता पूर्वक सारे लोगों को आमंत्रित भी किया है और लोग उस पर सहयोग भी दे रहे हैं। जैसे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पत्र है वो उनके हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने वाला है, उसको समझना होगा। और ये तो जरूरी नहीं है कि यात्रा में सारे लोग उस समय
मुद्दा जनता का नहीं है ना। अभी मुद्दा अभी इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों ने इस पूरे भारत में जो नफरत का एक वातावरण बनाया है, जो महंगाई का मुद्दा है, इन सारी बातों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। तो जो लोग उससे समर्थन, जो उसको समर्थन देना चाहते हैं सड़क पे आके, उनके साथ वो लोग आमंत्रित हैं। जिनकी भावनाएं भी उनसे जुड़ी हुई हैं, उनका भी उन्होंने आमंत्रण किया है। मैंने भी उनकी जो दिल्ली में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 31 दिसंबर को, उसको मैंने सुना बहुत ध्यान से। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि हर एक जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं, चूंकि उनकी अपनी कुछ स्थानीय मजबूरियां भी होती हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। मैं आऊंगा उस पर। एक बार जयराम विप्लव जी के पास। जयराम जी, ये एक राहत की सांस है बीजेपी के लिए कि अखिलेश और मायावती की तरफ से कोई भी यात्रा में शामिल नहीं हुआ। रजत भाई, मुझे नहीं लगता इसमें राहत या घबराने जैसी कोई बात थी, क्योंकि 2019 में तो हमने महागठबंधन का सामना उत्तर प्रदेश में भी किया। 2017 में भी 2 लड़कों का साथ एक साथ आया था। हमने उस समय भी साइकिल को पंचर किया था, हाथ का जोर नहीं चला। तो अखिलेश जी भी इस बात को समझ चुके हैं। देखिए, जिनके हाथ खाली है, जिनका बर्तन खाली है, वो सब हो सकता है इस यात्रा में इकट्ठा होने के लिए 2-4 दल ऐसे आपको दिखाई पड़े हों, चाहे वो महाराष्ट्र की पार्टी हो या फिर तमिलनाडु की कोई पार्टी हो या अन्य कोई दल। लेकिन जिन दलों के भी क्षेत्रीय स्तर पर अपनी कुछ स्थिति बची हुई है, उनके पास जनाधार बचा हुआ है, वो दल कांग्रेस की इस यात्रा से परहेज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कहना कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। अब मैं यहाँ पैनल में बैठे विपक्ष के साथियों की बात मानूं या इनके मुख्य प्रवक्ता और महासचिव और तमाम पदों को सुशोभित करने वाले जयराम रमेश साहब के बयान को मानूं? उन्होंने 3 बातें स्पष्ट तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्विटर पर भी और तमाम अखबारों में छपा, मीडिया ने दिखाया। उन्होंने कहा कि हम 200 से कम सीटों पर क्यों लड़ेंगे। इस यात्रा का मकसद कहीं से भी विपक्षी एकता नहीं है और कांग्रेस के लिए यह यात्रा एक संजीवनी की तरह है। हम कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, कांग्रेस में एक नई जान फूंकने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या है? विपक्षी एकता को पलीता लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इस बयान से स्पष्ट होता है। दूसरा, इस यात्रा का मकसद भारत जोड़ो नहीं है, पार्टी जोड़ो है, पार्टी बचाओ है। और पहले दिन से हम यही तो कह रहे थे। तो आज सारे संदर्भ खुद कांग्रेस पार्टी के ही बयानों से और राहुल गांधी, जयराम रमेश जी के बयानों से स्पष्ट है। जब आप लोकसभा चुनाव में सीटों की लड़ाई के लिए अभी से इतने व्यग्र हैं, तो साफ दिखाई पड़ता है सत्ता स्वार्थ की लड़ाई है। जनता की लड़ाई का नाम मत दीजिए। जनता ने 70 वर्षों तक आपके भी शासन को अभय दुबे जी देखा, किस प्रकार आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, 4 पीढ़ियों तक सत्ता की मलाई खाई और आज फिर से वही सारी बातें कर रहे हैं। 8 वर्षों में जो काम हुए हैं ना गरीबी हटाने के, ठीक है। बेरोजगारी हटाने के, जयराम जी, जो आपने वो बोला है उस पर एक कमेंट ले लेता हूं। आ रहा हूं जयराम जी, जरा भारत जोड़ो या कांग्रेस जोड़ो, अभय दुबे जी। देखिए रजत जी, पहली बात तो मैं एक छोटे से हिस्से से सहमत हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। ये राहुल गांधी जी की यात्रा समूचे भारतवर्ष को जोड़ने की यात्रा है, प्रतिपक्षों को जोड़ने के उद्देश्य से निकाली जाने वाली यात्रा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो साथ आए और एक प्रजातंत्र के खिलाफ काम करने वाली विचारधारा से दृढ़ता से लड़ें। जहां तक बात की कि 70 साल पहले से गरीबी का राग अलाप रहे हैं, तो साहब आप खुद मोदी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए 2015-16 का। उसमें उन्होंने कहा है कि आजादी के समय जो भारत में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग थे वो 70% से अधिक थे, जो जनवरी 2014 तक कम होकर 20% रह गए। तो हमारी उपलब्धियों का बखान वो खुद कर रहे हैं। खैर, आज जो राहुल गांधी जी संभावनाएं तलाश रहे हैं वो इस बात की तलाश रहे हैं कि किस प्रकार से महामारी की विभीषिका में 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा लेते हैं, किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह जाती है और धन्ना सेठ दोस्त सत्ता के 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाने लगते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इसके खिलाफ उनकी लड़ाई है। उनकी लड़ाई इस बात के खिलाफ भी व्यापक रूप से है कि जो एमएसएमई को, जो छोटे और मझोले उद्योगों को नियोजित रूप से षड्यंत्र करके खत्म किया गया,
और 4-5 पूंजीपतियों के हाथ सारे कारोबार सौंप दिए गए, जो हमारी विरासत एक के बाद एक बेची जा रही है, जो विरासत की कंपनियां हमारी थी, उसके खिलाफ भी राहुल गांधी जी इस यात्रा में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस भारत की विभिन्न भाषा, आभूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ आने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक है। अब जाकी रही भावना जैसी राहुल मूर्त। जयराम जी आऊंगा, किशोर एक मिनट रजत जी, एक 10 सेकंड। हाँ, आप कंप्लीट आ रहा हूँ। जयराम जी एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अभय जी कंप्लीट। देखिए बहुत अच्छी रजत, जरा मैं मेरी बात रख लूंगा। बहुत अच्छा हमको एक संदेश मिला है। आप कौन बीच में बोल रहे था? भगवान प्रभु श्री राम के द्वार से, उनके घर से सत्येंद्र दास जी महाराज जो मुख्य पुजारी हैं अयोध्या के, उन्होंने राम लला का आशीर्वाद भेजा है। इससे बड़ी प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है। अखिलेश जी, मायावती ने, उन्होंने तो कहा ही है, जैसा आपने कहा कि एनसीपी साथ में आई, जहां से हम कन्याकुमारी से प्रारंभ हुए, ज्यादातर प्रतिपक्षी दल या तो साथ आए, बात होगी जो श्री राम का आशीर्वाद और हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ यात्रा। जयराम जी एक मिनट रुकिए, क्योंकि किशोर जी से सवाल किया था, कुछ ऑडियो में दिक्कत थी। एक बार मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर आता हूं। किशोर जी, ये ठीक है, हो सकता है अभय जी या विप्लव जी ना सहमत हो, लेकिन मैं इसको ऐसे देखूंगा कि जब आप कन्याकुमारी से स्टार्ट कर रहे थे तो स्टालिन साहब वहां खड़े थे। जब आप केरल में गए तो आपके और दोस्त विपक्षी एकता के साथ में थे। जब आप महाराष्ट्र गए तो भी विपक्ष के लोग आपके साथ थे। तो यूपी जहां 80 सीट है, वहां पर अगर अखिलेश और मायावती साथ नहीं दिखते हैं या प्रतिनिधित्व साथ नहीं दिखता है, तो क्या ये मैसेज खराब, गलत नहीं जाएगा? राजनीतिक बात है, आप कहते रहिए गैर राजनीतिक यात्रा है, तो पहले दिन से फिर वो लोग क्यों आए? और आज दुल्लत साहब भी गए। दुल्लत साहब के जाने का क्या मतलब है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सबसे करीबी व्यक्ति रॉ में, जिन्होंने कश्मीर में खुद काम किया, खूब काम किया और अच्छे से समझते हैं कश्मीर क्या है, आज वो भारत यात्रा में शामिल हुए। किशोर जी देखो, रजत टंडन, आवाज में बहुत खराबी थी तो मैं बराबर सुन नहीं पाया, लेकिन अभय दुबे भी जूम से ही ज्वाइन हुए हैं तो उनकी बात तो मैं सुन पाया। देखिए, भारत में अभी ऐसी परिस्थिति है कि रीजनल पार्टियां और कुछ विपक्षी पार्टियां, ये जब तक कांग्रेस के साथ मिलती नहीं तो 24 में मोदी जी का जो खतरा है प्रजातंत्र को, वो उसको हम टाल सकते नहीं। तो मोदी जी को गुजरात वापस भेजने के लिए सब विपक्षी दल को अपने अपने कुछ सैक्रिफाइसेस करके एक आना होगा, ये सत्यता है। महाराष्ट्र में तो जितने भी हम महाविकास आघाड़ी के लोग थे, हमने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उनके साथ रहा, लेकिन मैं अभय दुबे जी बड़े सीनियर है, उनको भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने भी और थोड़ा सा त्याग की भावना लेके थोड़े से ज्यादा लोगों को अकोमोडेटिव रहते हुए, लेकिन देश के सामने पर्याय तो यही है कि सब रीजनल पार्टियां और बड़े विपक्ष पार्टियां, जिसमें कांग्रेस का मेजर रोल रहेगा, उन्होंने एक जगह आके मोदी जी को 1-to-1 फाइट देने का है। अब भारत जोड़ो यात्रा जो 3000 किलोमीटर का पहला दौर जो गया, तो उसमें से तो मैं जो जयराम जी बता रहे थे ना, तो सत्ताधारी पक्ष ने तो पूरा कॉग्निजेंस ले लिया। अभी आप देखते हैं कि उनका हर भाषण को ट्रोल किया जाता है बीजेपी के तरफ से। इसका मतलब कांग्रेस को ये यात्रा जितनी फायदेमंद नहीं है, उससे ज्यादा ये यात्रा मोदी जी को डैमेजिंग हो रही है। तो 2024 के लिए तो राहुल जी एक देश में वातावरण विपक्ष का तैयार करके, लेकिन कैसे बनेगा जब बड़े बड़े विपक्षी दल थोड़ा सा अलग होंगे, तो कैसे बनेगा? हाँ, जयराम जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप अभय जी की बात पर। देखिए, मैं पुनः जयराम रमेश जी के ही वक्तव्य का एक हिस्सा और बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमेशा कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को देती रहेगी, ऐसा नहीं होगा, इस बार हम अधिक सीटें नहीं दे सकते। तो कांग्रेस पार्टी जिस रवैये को अख्तियार कर रही है, उसमें क्या रजत जी सीटों की बात तो अभी आई नहीं है। ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। जयराम जी कंप्लीट करिए। तो एक तो ये चीज है, ये जयराम रमेश जी का वक्तव्य है, आपसे उन्होंने वार्ता नहीं की होगी अभी, क्योंकि महाराष्ट्र में वैसे भी आपका वजूद अभी बचा नहीं है, आपकी पार्टी तो कोई और लेके चले गए। दूसरी चीज,
क्षेत्रीय दलों को 3,000 इसमें करोड़ में कुछ चोर ली आवश्यकता आपने। नहीं है ना। 3,000 कांग्रेस करोड़ में चोर ली। कांग्रेस अगर मजबूत हो रही है तो उसी कांग्रेस का स्पेस लेकर के ये क्षेत्रीय दल अपने अपने जगहों पे उगे हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, अलग अलग वोट बैंक के नाम पर। तो अगर कांग्रेस, जैसा किशोर जी कह रहे हैं, तो चिंता किशोर जी को करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। क्योंकि ठीक है। लोकतंत्र तो अबे जी, के विद्वान साथ जी ही आ रहा हूं, चलेगा। एक बार ये और कमेंट ले ले, 14 विपक्ष भी क्या है। ये अबे दुबे जी, ये दो जी। तरीके की बात है। देखिए, एक किशोर जी ने कहा कि कांग्रेस दिल बड़ा रखे, जयराम जी को कोट करते हुए जयराम विप्लव जी ने यह बात कही कि भाई वो हमेशा हमने क्षेत्रीय दलों को दिया है। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाइए वापस, जो राहुल गांधी जी ने दिल्ली में करी थी, उन्होंने बहुत स्पष्टता ये सवाल के जवाब में बोला था अभय जी कि चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो, ये यूपी के दल है, ये आइडिया समाजवादी पार्टी का केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं होता है। वहां पर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, यानी पैन इंडिया विपक्ष कांग्रेस है। तो अगर आपको आना हो तो इस कांग्रेस की छतरी के नीचे आइए, नेतृत्व स्वीकार करिए और कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा करिए। अभय जी। रजत जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि इतना व्यापक असर भारत जोड़ो यात्रा का है कि उनके वरिष्ठ नेता से लेकर प्रवक्ता सभी, राहुल गांधी जी की तो ठीक है, जयराम रमेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि उनको रोज जो भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ क्या नफरत, नकारात्मकता और निराशा का वातावरण बनाना है, उसमें लगे रहते हैं। खैर, इस देश के सामने एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है बिहार का। प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन बिहार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक साथ हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। दूसरा उदाहरण है चुनाव के बाद का गठबंधन महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में भी प्रतिपक्षी दल मिलकर साथ आए तो सरकार बना ली। अब हथकंडों से हथियाई हुई सरकारें हैं मोदी सरकार के पास तो प्रांतों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात प्रांत को छोड़ दो तो सब जगह हथकंडों से हथियाई हुई है। कहीं बहुमत नहीं था, वहां दुरुपयोग करके सत्ता का गोवा हुआ, मणिपुर हुआ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में वहां पर कब्जाई इन्होंने, उत्तराखंड में वो कोशिश उस समय की थी। तो कहने का मंतव्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि ये अधिनायकवाद है। ये मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, पंजाब हारे, बिहार हारे, पुदुचेरी हारे, केरला हारे, तमिलनाडु हारे, उड़ीसा हारे, बहुत बड़े प्रांत ये लोग हारे हैं मोदी जी के ही नेतृत्व में। अभी हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, लेकिन वहां लोगों को समझ में आ गया कि भाजपा की हार के आगे महंगाई पर जीत है। और मुझे लगता है कि ये संदेश बहुत व्यापक रूप से समूचे देश में जा रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। 100 सीटें कम करनी है इनकी। अब आप बिहार जैसा, अगर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो डर के मारे इन्होंने उपचुनाव में उम्मीदवार तक शिवसेना के खिलाफ नहीं खड़ा किया, क्योंकि इनको पता था कि हार की कगार पर खड़े हैं। भाग गए, नामांकन भरने के बाद विड्रॉ कर दिया। इतना ये बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। और बात करते हैं उसके पहले कोल्हापुर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, तो वहां पर मुझे लगता है कि इस हिंदी हार्टलैंड में फिर से इस बड़े चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये हार की कगार पर खड़े हैं। राजस्थान का उपचुनाव इतनी प्रतिकूल परिस्थिति के बाद 21,000 वोटों से जीते। छत्तीसगढ़ का उपचुनाव 25,000 वोट से जीते भारतीय जनता पार्टी से। तो ये मैसेज क्या जा रहा है कि सिर्फ गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, गुजरात के बाहर इनके एग्जिस्टेंस पर अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो राहुल गांधी जी का संदेश साफ है कि समान विचारधारा के दल राज्य के स्तर पर चुनाव लड़ें, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो तो कोशिश करें कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, सीट शेयरिंग वगैरह। किशोर जी, जयराम जी, ठीक है, जयराम जी एक बार छोटा सा रिप्लाई दे दीजिए कि क्या गुजरात तक सीमित है, और पैन इंडिया में जहां जहां चुनाव हुए उसका अभय जी ने जिक्र किया, आप कहा साहब बताइए कहां जीते? नहीं, बिल्कुल दिल बहलाने के लिए इनका ख्याल बहुत अच्छा है, ये सोचते रहे इसी तरह से। अगर ये 2019 के चुनाव के पहले को याद करें तो ये राजस्थान जीत गए थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, मध्य प्रदेश 19 में क्या हुआ था। तो चुनाव विधानसभा और बाकी चुनाव की तुलना नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार गई। अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए ना। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने हारने का कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी चीज, विपक्षी एकता की बात आप करते हैं, इतिहास में 3 बार ही
विपक्ष की एकता सामने आई है। कभी जयप्रकाश जी उसके अगुआ हुए तो कभी वीपी सिंह जैसे व्यक्तित्व सामने आए। आज राहुल गांधी क्या जयप्रकाश नारायण बनने के उसमें है? वो घोषणा करें कि वो चुनाव प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का सपना नहीं देखते, बैकडोर में रह के वो विपक्षी एकता करेंगे। नीतीश कुमार क्या जेपी बनने की स्थिति में है? कौन जयप्रकाश नारायण बनना चाहता है? सत्ता कुर्सी त्याग करके विपक्ष की एकता करना चाहता है। वो लोग सामने तो आए। और आज वो दौर भी नहीं है कि भारत पुनः एक बार राजनीतिक अस्थिरता को निमंत्रण देगा। ना हमें आज भारत की जनता को इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री चाहिए, ना देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री चाहिए, न चंद्रशेखर साहब प्रधानमंत्री चाहिए। जहां आया राम दया राम की तरह 6-6 महीने साल भर की सरकार हो, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली जाए और देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़े। वापस पुनः भारत उस दौर में नहीं जाना चाहता। भारत को एक प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए ताकि अपने देश के बाहरी दुश्मनों से भी लड़ सके और आंतरिक दुश्मनों से भी निपट सके। देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखे। मोहन जी के पास जाना है। अबे जी, क्योंकि आया राम गया राम वाली बात और विपक्ष वाली सरकार, ज्यादा दलों वाली सरकार, यूपीए 1 और यूपीए 2 को कोट करते हुए जयराम जी ने कहा वो सरकार नहीं चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए। अबे जी 40 सेकंड में रिप्लाई बृजमोहन जी के। हमने देख लिया है चेहरे की राजनीति का क्या हश्र और क्या नुकसान देश को उठाना पड़ता है। आज जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो गठबंधन की सरकार होगी वो आते ही किसानों के समर्थन मूल्य का कानून बनाएगी। वो आते ही ये सुनिश्चित करेगी कि जो 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए इनकी नीतियों के कारण, उनको पुनः चालू किया जाएगा। वो सुनिश्चित करेगी कि कोई धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए नहीं कमाए और संपत्तियों का, संसाधनों का समान वितरण देश में हो। वो सुनिश्चित करेगी कि किस प्रकार शिक्षा का और किसानों की जमीन का जो अधिकार था, जिसको आकर मोदी जी ने एक के बाद एक 3 अध्यादेश से छीनने की कोशिश की थी और भाजपा शासित प्रांतों में उसको डाइल्यूट कर दिया, हम उसको पुनर्जीवित करेंगे। वो आदिवासी भाइयों को जिनको हमने जल जंगल जमीन का अधिकार दिया था, जिनको गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक लागू नहीं हुआ, वो अधिकार संपन्न भारत का निर्माण आने वाली जो सरकार 2024 में होगी प्रतिपक्षी दलों की, वो करेगी और देश की जनता उसका नेतृत्व करेगी। ठीक है, कोई किशोर जी ठीक है। अबे भाई 1 मिनट में आ रहा हूं, बृजमोहन जी के पास जाना, उसके बाद आर्या जी के पास। बृजमोहन जी, ये विपक्षी दलों को भी समझना पड़ेगा। हालांकि किशोर जी ने कहा कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, लेकिन विपक्षी दलों को भी अपने एम्बिशन से बाहर निकलना पड़ेगा। वो दौर नहीं है कि अब आप देवगौड़ा और चंद्रशेखर और गुजराल साहब वाला स्थिति समझिए। कांग्रेस पार्टी अगर 2 बार सत्ता से बाहर है तो अब जब भी आएगी वो हमेशा यही सोचेगी कि प्रधानमंत्री उसका हो। और बार बार कांग्रेस की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया जाता है। अभी कमलनाथ जी ने भी कहा कि 24 में कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। तो विपक्ष को 2 चीजें समझनी पड़ेगी, पहला नेतृत्व, दूसरा नेता। बृजमोहन जी। रजत जी देखिए, 2-3 बातें बहुत ही स्पष्ट है। एक ये कि भारत में सबसे बड़ी, भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। उसको 12 करोड़ वोट मिले थे 2019 के लोकसभा के चुनाव में। तो इस मामले में अगर हम देखते हैं तो उनका कांग्रेस के उस अधिकार को तो स्वीकार करना ही होगा। अब दूसरी जो बात आई, आपने अभी आदरणीय कमलनाथ जी का जिक्र किया, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी उन्होंने आदरणीय जयराम रमेश जी को कोट किया। तो एक बात समझना होगी कि ये उन लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार है। जितना मैं कांग्रेस को समझता हूं, कांग्रेस में एक नीति निर्धारण का तरीका होता है जहां पर कि सारे लोग बैठ के तय करते हैं, और अभी वो स्थिति नहीं आई है। ये लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। जब समग्र रूप से कांग्रेस बात करेगी, इसका उदाहरण हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 10 साल तक सरकार चलाई। अभी 2.5 साल हम लोगों ने 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार चलाई। वहां हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस अपने साथियों के साथ कितना परिपक्व तरीके से विचार मंथन करती है और उनके अधिकार और उनके अस्तित्व को स्वीकार करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस इसी प्रकार का उसका आचरण होगा। वो अपने साथियों को, और साथी भी इस बात का सम्मान करते हैं। आप देखिए, जो राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं वो सभी परिपक्व नेता हैं उसमें। जैसे हमारे आदरणीय शरद पवार जी हैं, वो इतने गंभीर और इतने विचारक नेता हैं कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से अपने साथियों को लेकर चलें। इसी प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, मायावती जी, ये लोग सब बहुत गंभीर, नीतीश कुमार जी बहुत ही गंभीर नेता हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से ये सारी चीजें होंगी। वो समय तो आए अभी,
ये तो अभी भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर कैसा वातावरण बनाया जिसको जोड़ने के लिए किसी ना किसी को तो कदम उठाना था। वो जिम्मेदारी आदरणीय राहुल गांधी जी कैसे ने जुड़ेगा ली। यूपी? इसके लिए हम लोग महेश, ठीक है, आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, महेश जी के पास। महेश जी, यूपी में जो इफेक्ट होता विपक्ष का, वो जब सपा बसपा साथ में खड़ी होती तभी दिखता और लगता कि नहीं, यूपी में भी विपक्षी एकता है। भले ही आप इस बात को ना माने, कहें साहब एक ट्वीट आ गया, एक लेटर आ गया, चिट्ठी से काम होता नहीं है। राजनीति में जब यात्रा चलती है तो मैसेजिंग होती है, फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोस होते हैं जो जनता तक पहुंचते हैं और वही बताते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या करना है। महेश आर्य जी। देखिए रजत जी, हाँ रजत जी, मैं महसूस करता हूं और सारे लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है और पूरे देश में चल रही है। इस समय विपक्ष का जो मुद्दा है, इशूज है, वो एक जैसा है। अगर अलग अलग पार्टियां हैं अपने अपने स्टेट में, वो अपने अपने मुद्दे को लेकर आगे चल रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश है 80 सीट देने वाला सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर हम लोग जो है मजबूत विपक्ष है। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो हम इनको पूरी तरह से चुनौती देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छलने का काम किया। ओबीसी के वोटों को जरा के उनके वोट तो ले लेती है, उनको भागीदारी नहीं देती। अभी भी आरक्षण जो है ओबीसी का खत्म कर दिया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव भी रोके गए हैं और वो पढ़ने में पड़ गए। ये ओबीसी का चेहरा दिखा करके मुख्यमंत्री का और उनके वोट लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी इसके उदाहरण हैं। आज वो स्टूल मंत्री बने बैठे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं को छेड़ रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। तो ये लड़ाई एक तरफ से नहीं लड़ी, पूरे देश में लड़ी जाएगी। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां भी समान विचारधारा का विपक्ष अगर करेगा तो उसके साथ खड़ी है। अब इसमें आने न जाने का कोई, जो हमारे नेता ने पत्र लिख करके पूरी तरह से सहानुभूति प्रकट कर दी है, उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर दी हैं और उन्होंने जो पत्र दिया है राहुल जी ने, उनके लिए आभार प्रकट कर दिया। किशोर जी, क्या पत्र और ट्वीट से राजनीति में काम हो जाता है? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किशोर जी डिवाइडेड रूल चलाना चाहती है, जो विपक्ष जोड़ना चाहे तो उनके इस तरह से भेद पैदा करती है, कभी सीटों को लेकर। किशोर जी, तो इसके किशोर जी, लिए क्या पत्र से और ट्वीट से राजनीति में काम हो जाता है, हाँ या ना? नहीं, पत्र ट्वीट से तो अखिलेश जी ने 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति अलग अलग है, लेकिन आज उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो कुछ शुभकामनाएं दी तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। उल्टी बात कह रहे हैं आप। अरे क्या जयराम जी, मेरी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, कह रहे हैं, बस करेक्ट करिए उसे। अरे मैं जयराम जी एक बात बताता हूँ। जब भी राजनेता इंदिरा जी, महात्मा गांधी लोग, वो जब जमीन पर आ गए तो और पूरा भारत उन्होंने घूम लिया, तो इतना अभी तो उद्धव जी को जमीन पे हमने लाया। अरे भाई थोड़ा रुको तो सही। मैं इंदिरा जी जब निकली सड़क पे आई तो इंदिरा जी ने तुमको उखाड़ के फेंक दिया। अब राजीव जी जब आए हारने के बाद हमको तो 1 मिनट, अभी कैसा है अब तुम देखो। अब जयराम जी आपको मैं बताता हूं कि नीचे से ऊपर तक, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपके साथ कोई रीजनल पार्टी नहीं है। पुराना एनडीए का एक भी साथी तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसे परिस्थिति के अंदर तुम्हारी पराजय तो ऐसी तय है। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये जो 3000 किलोमीटर की यात्रा करने का ठाना है, ये एक ही नहीं है, दूसरा भी तेज आ रहा है। अभी उन्होंने खड़ा किया है, फिर अबे जी मैं सीधे आपके पास। एक मिनट रजत, हाँ कंप्लीट कर ली सर, जाना है आगे भी। अबे जी जयराम विपल को मैं बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी पराजय तय। अब अगला पंतप्रधान रीजनल पार्टी का रहेगा कि कांग्रेस का रहेगा, ये भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दौर पे तय हो जाएगा। ठीक है, अबे जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी पर टिप्पणी। जयराम जी 10 सेकंड में एक बार बोल दी, उसके बाद फिर आता हूं आपके पास। जयराम देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है, इसका किशोर जी, ब्रजमोहन जी सब लोग बार बार कह रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के अंत में प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो जाएगा। तो इतना कंफ्यूजन है। और रही बात कौन सा दल किसके साथ है, तो भारत की जनता लगातार 2014 से अभी तक हर चुनाव में हमारे साथ।
ठीक है। हमारे साथ ही खड़ी दिखाई पड़ती। ठीक है चौक अभय जी, दरवाजे से आपने मारा ये 30 तारीख को यात्रा श्रीनगर में अभय जी खत्म हो रही है। 30 तारीख है, हो सकता है कुछ डिले हो ना हो, लेकिन एज पर प्रोग्राम जो मेरी जानकारी है 30 तारीख को श्रीनगर में खत्म हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर की जब बात आई तो कहा साहब महबूबा जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, उनको भी निमंत्रण भेजा गया और उन्होंने सहमति भरी है। मैं फिर वापस आता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज यात्रा चल रही है, अगले 3 दिन रहेगी। तो ये चर्चा स्वाभाविक है। हो सकता है आप कह दें नहीं साहब चिट्ठी आ गई है, ट्वीट आ गया, तो क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस थे जिसके चलते अखिलेश जी और मायावती जी नहीं आ पाए? आते तो और अच्छा होता। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो फारूक अब्दुल्ला साहब यात्रा में हैं साथ में राहुल गांधी जी के आज। और बुनियादी अंतर समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में प्रचंड बहुमत मिला तो पूरे देश को नोटबंदी करके सड़कों पर ला दिया, तिल तिल कर लोग मरे। मुंबई की एक उपनगर की किरण शर्मा बताती है कि मैं गर्भवती थी जब से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी कि मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए और उसकी अस्पताल में देखभाल कर पाऊं। जब बच्चा हुआ और गंभीर अवस्था में था, मैं पैसे लेकर गई, हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया और तिल तिल कर तड़प तड़प कर बच्चे ने दम तोड़ दिया। 120-30 लोग लाइन में लगकर मरे। दूसरा प्रचंड बहुमत से जब सत्ता में आए तो लॉकडाउन लगाकर मजदूरों को, देश भर के करोड़ों मजदूरों को दर-बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया, सड़कों पर लेकर आए। इसलिए राहुल गांधी जी सड़कों पर आए हैं। प्रतिपक्षी दल भारत जोड़ो की यात्रा के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर आए हैं ताकि अहंकारी सत्ता को हम 24 के बाद सड़कों पर ला सकें। ये संकल्प और निर्णय सभी दलों ने देश के साथ लिया है। कुछ लोगों ने चिट्ठी में भावना व्यक्त की है, कुछ लोग सड़क पर आकर साथ में व्यक्त कर रहे हैं, मगर जुड़ रहा है पूरा देश। इसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने खोट निकाले, उनका काम ही यही है। पहले दिन से कभी राहुल गांधी जी के जूतों पर, कभी कपड़ों पर, कभी बेटियों के साथ, अगर बहन बेटी के साथ वो हाथ पकड़ते तो उस तक पर घृणित राजनीति करने से बाज नहीं आए। इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? तो हम अच्छे संकल्प के साथ निकले हैं और उम्मीद करते हैं। और जहां तक बात बिल्कुल ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और तिवारी साहब ने भी कहा है, शरद पवार जी ने कहा था जब ये ममता बनर्जी ने प्रश्न खड़ा किया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, कांग्रेस के बिना कोई प्रतिपक्षी दल की एक साथ आना संभव नहीं है, क्योंकि 18 प्रांतों में हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि जीत कर आए और 25 प्रांत में भारतीय जनता पार्टी। दूसरे किसी क्षेत्रीय दल के इतना व्यापक भारतवर्ष में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए ये हमारा दायित्व है और जितने भी हमारे प्रतिपक्षी दल के साथियों ने हमसे कहा है, उस सद्भावना प्रकट की, हम उसका आदर करते हैं। हम तिवारी जी का, श्रीवास्तव जी की बात का संज्ञान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक एकोमोडेट करना चाहिए, तो बिल्कुल हम अपने शीर्ष नेतृत्व तक उनकी सद्भावना को भी पहुंचाएंगे, उनके सुझाव। ठीक है जयराम जी, कोई परेशानी, दिक्कत, डर, भय भारत जोड़ो यात्रा से? सबसे पहले तो देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें इस डिबेट में, मैं उसको रख देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि इस यात्रा के अंत जो है वो श्रीनगर में होगा, तो ये मोदी सरकार ही है कि इस यात्रा में भी लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं और ये सब पहली बार होगा कि तिरंगा लेकर के कांग्रेस के लोग भी श्रीनगर जा सकेंगे। लाल चौक भी शायद वो जाए तो अच्छी बात होगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने नोटबंदी की चर्चा की। अरे कल ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया भैया, बार बार गलतियां कर रहे हैं। जनता की अदालत से निर्णय आ चुका है, एक बार नहीं कई चुनाव में। न्यायिक अदालत से निर्णय आ चुका है, लेकिन राग वही है, चूंकि जिद है ना। युवराज ने अगर कुछ एबनॉर्मल बातें भी कह दी तो चाटुकारों को उसका बचाव करना ही करना है। यही कांग्रेस पार्टी की नियति बन गई है। और कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा देखिए, उसके मीडिया प्रमुख के बयान को दूसरे दल का कोई प्रवक्ता कह रहा है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति अवस्था है। दूसरा, इन्होंने बहुत हर जगह बोलते हैं कि कुछ सुनिए बहुत समय दिया आपने, चंद उद्योगपतियों की बात होती है। मैं उनको याद करा दूं, देश की जनता तो जानती ही है, आपके माध्यम से पुनः कह दूं, देश में 70,000 नए स्टार्टअप आए हैं। उन स्टार्टअप कंपनियों के अलावा जो बड़ी कंपनियां जितनी भी इस देश में है वो मोदी राज में ही पैदा नहीं हुई है। वो उनमें से अधिकांश कंपनियां, और विशेष रूप से जिनके ऊपर टारगेट करते हैं ये,
अडानी अंबानी, एक जमाने में टाटा बिरला को टारगेट किया जाता था वामपंथियों के द्वारा। आज वामपंथियों की आत्मा कांग्रेस के भीतर भी घुस गई है। अपने देश की उद्यमशीलता को, उद्यमियों को कटघरे में खड़ा करना। तो जो आप मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, वो सवाल राजीव गांधी के ऊपर उठाइए, क्योंकि अभी हालिया इंटरव्यू में एक उद्योगपति ने कहा कि हमारी शुरुआत तो उड़ान की राजीव गांधी के सरकार में हुई थी। तो क्या राजीव गांधी साहब गरीबों की जेब से रुपया लूट कर उस व्यक्ति की जेब में डाल रहे थे? किशोर जी, और आ रहा हूं। ऐसा शायद उस समय होता भी होगा, क्योंकि राजीव जी का फेमस ठीक कोट है। है, मुझे लगता है ये 85 प्रियंका पैसे गांधी जी का डॉलर वक्तव्य की है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां जयराम जी ने बोला है। क्योंकि किशोर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभय जी, वो मुझे लगता है बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं आता हूं किशोर जी आपके पास। जो अंबानी अडानी वाला बयान है जो प्रियंका गांधी जी ने दिया है आज, उस पर सवाल उठाया और कहा साहब आज से नहीं पहले से। तो दो ये सवाल आपके सामने, अभय जी। हाँ रजत जी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाए और नियोजित रूप से हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया जाए। मिंट स्ट्रीट मेमो पढ़िए ना, आरबीआई की रिपोर्ट, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, आरबीआई ने खुद अपनी 13 नंबर की रिपोर्ट में लिखा है कि नोटबंदी जैसा फैसला और गलत तरीके से जीएसटी जो लागू किया, उससे बहुत बड़ा शॉक एमएसएमई को लगा है। $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से कर लिया आपने, जानते हैं? इस बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ी है, वो खुद कह रही है कि कैसे एमएसएमई को हिंदुस्तान की स्पॉइल कर दिया चीन से इंपोर्ट करके। उसने तो ये तक आरोप लगाया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी चीन पर लगाने के लिए रिलक्टेंट मोदी सरकार दिखती है। अवैधानिक तरीके से भी चीन से सामान आ रहा है, क्या खिलौने का उद्योग, क्या साइकिल का उद्योग, सारा स्पॉइल कर दिया। ये हम नहीं कर रहे हैं, खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है। तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो एमएसएमई जिसका की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन। अबे जी एक छोटी टिप्पणी, वो जो बयान अंबानी अडानी वाला है, उद्योगपति वाला, उस पर भी विप्लव जी ने कहा साहब आज से नहीं है, तो दीर्घकाल से चला आ रहा है। नहीं, पहले देश की तरक्की के लिए उद्योग लगाए जाते थे और उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया जाता था। अब भाजपा अपनी सत्ता को पोषित करने के लिए चंद धन्ना सेठों को नाजायज लाभ पहुंचा रही है, जिसका नतीजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से हमने रेखांकित। ठीक है, आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं किशोर जी, कांग्रेस आ रहा हूं, एक मिनट, एक जयराम जी, एक मिनट, किशोर जी बोलिए। देश की संस्थाओं पर यकीन नहीं है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर नोटबंदी का राग अलाप। अरे सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया पर एक मिनट में बात कर लूं, मैं बात कर रहा हूं, राजीव गांधी क्या जनता का पैसा लूट कर उद्योगपति को दिया करते थे, जिनके राज में 85 पैसे दलालों के बैंक चढ़ जाते थे। अबे जी आप एक किशोर जी, एक मिनट, मैं उत्तर भी नहीं दूंगा क्या? हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, जयराम जी पूरा करिए। रजत, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट किशोर जी, एक मिनट, जयराम जी आप एक बार खत्म कर जवाब दे देता हूं। एक मिनट आ रहा हूँ किशोर, जयराम जी को बोल दीजिए। मैं तो अकेले मुख से बोल रहा हूँ, सुनिए। वो मचल गए, सत्य बर्दाश्त नहीं अरे होगा, मचल तो सत्य बर्दाश्त नहीं होगा। युवराज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जाके आदित्य ठाकरे को एक मिनट मैं बोल लेता हूँ, जेल जाने वाले हैं। बोल लेता हूँ, समय खत्म हो जाए। किशोर जी एक बार, क्योंकि उन पर एक सवाल है, 10 सेकंड दे दीजिए, वो बोलते मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। जयराम जी 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने नोटबंदी के ऊपर आखिर हम यकीन किस पर करें? एक पार्टी का अपना पक्ष होगा, वो अपना पक्ष रखेगा, लेकिन देश की संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट पर अगर यकीन नहीं है कांग्रेस पार्टी को, तो उस पार्टी की किस बात पर कौन यकीन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कांग्रेस के दुष्प्रचार को करारा तमाचा है। एक मिनट, ठीक है किशोर जी आ रहा हूं, किशोर जी आ गया, 10 सेकंड में आ गया। अबे जी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया पर निर्णय दिया, उसने कहा कि हमने आउटकम पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 17 लाख करोड़ रुपए की करेंसी इन सर्कुलेशन था, वो 32 लाख करोड़ रुपए हो गई, 70% बढ़ गया। कैश इन सर्कुलेशन जीडीपी रेशो भी उस समय के दौरान से अभी बढ़ गया। काउंटरफिट करेंसी लगी थी भैया, वो खत्म हो जाएंगे, तो 500 के नोट 100% पिछले साल की ठीक है प्रक्रिया, ठीक है। वो आरबीआई का मेंशन था कि आरबीआई ने जिस एक्ट के तहत कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना। तिवारी जी एक मिनट, देखो मैं जो जवाब देना चाहता था वही अभय द्विवेदी जी ने दिया। ऑपरेटिंग पार्ट यानी स्टेट के पावर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि स्टेट अपने पावर्स के अंदर नोटबंदी ला सकता है, लेकिन नोटबंदी के बाद नोटबंदी लाते हुए सरकार बोल के इन्होंने कहा था कि काला पैसा खत्म हो जाएगा, कैशलेस पूरा बाजार हो जाएगा और टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगा। 5 मुद्दे रखे थे, पांचों को पांचों विफल हो गए। अभय दुबे जी ने बराबर बोला कि 17 लाख करोड़ सर्कुलेशन में थे, 32 लाख करोड़ हो गए। देखो जयराम जी ये आंकड़े है ना, ये सब आंकड़े आरबीआई ने दिए। भैया थोड़ा और गूगल करिए, अभी करिए किशोर जी, अभी गूगल करिए। जयराम जी कंक्लूड कर लें दीजिए, फिर ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। जयराम जी एक बार तिवारी जी कंक्लूड कर लें, तब आपके पास आऊंगा। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट जयराम जी मैं बैठ, एक बार उनको कंक्लूड करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक कैसा है, क्या होता है कि अंधभक्तों से डिबेट भी करना मुश्किल हो गया, लेकिन मैं बोलता हूं अरे चाटुकारों से कैसे डिबेट करेंगे? थोड़ा सा स्तर बनाए रखिए, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, थोड़ा स्तर बनाए रखिए, थोड़ा सा। शुरुआत और एज में इतना डिफरेंस है, जो लोग देखेंगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। जयराम जी और किशोर तिवारी, ठीक है आ रहा हूँ। एक बार फिर से महेश आर्या जी के पास। महेश आर्या जी, अभी तो एक आध दिन बचा है, कोई पॉसिबिलिटी है समाजवादी पार्टी के झंडे और नेता दिखे भारत जोड़ो यात्रा में, कि सिर्फ चिट्ठी से ही काम चलेगा? आ रहा हूँ किशोर जी, आ रहा हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है और पूरी तरह से पत्र में उसको भावनाओं को प्रकट किया गया है। सारे समाजवादी लोग इस आंदोलन के साथ है, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी इसको जबरदस्ती इसको ना थोप दिया जाए राजनीति से। अभी चूंकि इलेक्शन दूर है, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के होर्डिंग, बैनर, झंडे, नेता दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? आप कह दीजिए साहब नहीं दिखेंगे, बात खत्म हो जाए। नहीं, सब लोग सब समर्थन कर रहे हैं, सब समर्थन कर रहे हैं। कोई भी समाजवादी इस भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ नहीं है, पूरे देश में उनके साथ है और इस विचारधारा को बचा, क्योंकि इस देश को बचाना है। जो हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, हाँ। उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, संविधाएं नहीं बची हैं, तो आप बताइए देश बचेगा कैसे? ये तो बेईमान लोग हैं, ये व्यापारी लोगों के हाथ में सत्ता चली जाने से पूरा देश और देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में जा गया है। कौन ऐसा भारत का नागरिक नहीं होगा जो देश को, संविधान को बचाना नहीं चाहेगा, लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहेगा? हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में। अबे जी एक सवाल और आपसे, क्योंकि यूपी एक बड़ा प्रदेश है, कहीं ऐसा तो नहीं सभी लोग कि आज अखिलेश और मायावती जी इसलिए साथ नहीं आए कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो कांग्रेस पार्टी कहेगी साहब विपक्षी दल हम बढ़े। आज साथ में मायावती जी और अखिलेश जी खड़े हो जाते तो कांग्रेस पार्टी कहती साहब देखिए लोकसभा हमको लड़ने दिए, विधानसभा आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा सीटों की बात हो जाती। और वो तस्वीरें जब आगे चलती तो ये होता कि सपा का कैडर और बसपा कैडर मान लेता कि नहीं साहब कांग्रेस के साथ ही है। क्या ये थोड़ा सा इल्यूजन, मिसकम्युनिकेशन रहा या कन्विंसिंग पार नहीं थी जो लोग मैनेज कर रहे थे? देखिए रजत जी, सभी राजनीतिक दलों का कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन तो क्रिएट किया जा रहा है। अस्तित्व है और वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हाँ। अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो आज नहीं कह सकते। आज सबके सामने एकमात्र उद्देश्य है कि भारत को, हमको, सब लोगों को, सारे जाति समाज समुदाय के लोगों को साथ आना है, रोजगार के अच्छे अवसर सृजित करना है। 1000 रुपए का सिलेंडर फिर 400 रुपए के साथ प्रोग्राम। वक्त की थोड़ी कमी है, देश के सवाल में आप सभी मेहमान आए, अपना कीमती वक्त दिया, विचार दिए, बहुत शुक्रिया। कोशिश ये थी समझे देश का सवाल में कि भारत जोड़ो यात्रा यूपी गई है। अखिलेश और मायावती पहले किनारा बनाए हुए थे, लेकिन अब चिट्ठी और ट्वीट आ गया है। लेकिन राजनीति में चिट्ठी और ट्वीट नहीं चलता, क्योंकि तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होते हैं, भाषण होते हैं।